जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे धारणाधिकार। जो हम पढ़ रहे थे उसके दूसरे भाग के बारे में, यानी कि धारणाधिकार के चैप्टर में हम लोगों ने सभी टर्म्स लगभग समझ लिए थे। धारणाधिकार का पुनर्जीवन, उसका रिवाइवल कैसे होता है, ये टॉपिक हमारा छूट गया था, तो उसको आज हम इस दूसरे भाग में देखते हैं। तो धारणाधिकार का जो पुनर्जीवन जिसे कहा जाता है, या लियन जो रिवाइवल कहा जाता है लियन का, वो क्या होता है। धारणाधिकार जब निलंबित होता है तो फिर वो पुनर्जीवित भी हो सकता है किन्हीं परिस्थितियों में। और हम जानते हैं कि जब धारणाधिकार समाप्त हो जाता है तो पुनर्जीवन का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। निलंबन हमने धारणाधिकार का पढ़ा है, एक अनिवार्य निलंबन और एक ऐच्छिक निलंबन। तो जब अनिवार्य निलंबन होता है जिसमें दो शर्तें दी गई हैं कि किसी पदावधि पद पर नियुक्ति हो जाए तो पुराने पद पर धारणाधिकार निलंबित किया जाएगा, या किसी निलंबित धारणाधिकार वाले जो पद है उस पर नियुक्ति हो जाती है तो वे पुराने पद का धारणाधिकार निलंबित करना पड़ता है। ये अनिवार्य निलंबन के उदाहरण हो गए। तो अनिवार्य निलंबन जो होता है वो पुनर्जीवित हो जाता है अगर किसी ऐसे पद को त्यागना पड़े, ऐसे पद पर व्यक्ति फिर नहीं रहे, तो उसका पुराने पद पर जो धारणाधिकार रहेगा वो पुनर्जीवित हो जाएगा। अगर वो पदावधि पद को त्याग दे या निलंबित धारणाधिकार वाले पद पर रहे, पहले जहाँ पर था निलंबित धारणाधिकार वाले पद पर, उसको त्याग दे, तो ये दोनों ही स्थितियों में जब धारणाधिकार का अनिवार्य निलंबन किया गया था तो वो पुनर्जीवित हो जाता है। अब धारणाधिकार का अगर ऐच्छिक निलंबन किया जाता है तो जब जिन कारणों से ऐच्छिक निलंबन किया गया था धारणाधिकार का, वो कारण समाप्त हो जाते हैं, तो फिर ये धारणाधिकार जो निलंबित किया गया था वो पुनर्जीवित हो जाता है। और वो जो ऐच्छिक निलंबन के कारण थे वो क्या थे कि किसी शासकीय सेवक के भारत से बाहर उसकी प्रतिनियुक्ति हो जाए, बाह्य सेवा में उसकी प्रतिनियुक्ति हो जाए, या किसी अन्य संवर्गीय पद पर उसका स्थानांतरण हो जाए, वो ऐसे पदों को धारण करे। तो जब वो ऐसे पदों को धारण करना समाप्त कर देता है तो जो पुराने पद का निलंबित धारणाधिकार था वो पुनर्जीवित हो जाता है। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि ये जो निलंबित धारणाधिकार है, जो ऐच्छिक रूप से निलंबित किया गया था, वो पुनर्जीवित नहीं होता है अगर ये तीन कारण में से कोई भी कारण है, भले भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति है, बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति है, या किसी अन्य संवर्गीय पद पर उसका स्थानांतरण है। और ये ऐसी आशा की जाती है कि शासकीय सेवक अगर इन पदों को त्याग के आता भी है वापस, तो वो या तो अवकाश पे चला जाएगा और उसकी कर्तव्य से कुल अनुपस्थिति कम से कम 3 वर्ष होगी। 3 वर्ष से पहले वो अपना जो पुराना पद है उस पर नहीं जाएगा। और वापस आने के बाद भी अगर अवकाश से वापस आ जाता है तो फिर से वो भारत के बाहर ही चला जाएगा, प्रतिनियुक्ति पर या बाह्य सेवा पर या किसी अन्य संवर्गीय पद पर चला जाएगा। तो अगर ऐसी अवधि 3 वर्ष तक की है तो फिर ये जो निलंबित धारणाधिकार है वो पुनर्जीवित नहीं होता है। तो ये दो प्रकार से हमने देख लिया कि अनिवार्य निलंबन है तो किस प्रकार से पुनर्जीवित होगा धारणाधिकार। अगर उन पदों पर वो नहीं रहता है तो धारणाधिकार पुराने पद पर जो निलंबित था वो पुनर्जीवित हो जाएगा। अगर ऐच्छिक रूप से निलंबित किया गया था और उन पदों पर वो नहीं बनता है जहाँ के कारण उसका धारणाधिकार निलंबित किया गया था ऐच्छिक रूप से, तो फिर पुराने पद पर उसका धारणाधिकार जो निलंबित था वो पुनर्जीवित हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी वापसी होती भी है भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति से, बाह्य सेवा से, अन्य संवर्गीय पद से, लेकिन फिर भी शासकीय सेवक अपने कर्तव्य से कम 3 साल तक अनुपस्थित रहे, ऐसी संभावना है, तो फिर जो ये धारणाधिकार निलंबित था, जो ऐच्छिक रूप से निलंबित किया गया था, वो पुनर्जीवित नहीं होगा। आशा करती हूँ आपको ये टर्म भी अच्छे से समझ में आई होगी। और अगले वीडियो में हम लोग अवकाश के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। इसको लेकर के आपके कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करें। बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल।